नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मैथ में हमने आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी चैप्टर पढ़ा के रखे हैं। आप उन्हें भी पढ़ सकते हो और बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम में आज हम देखेंगे कि किस किस पैटर्न से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमारे पास जो नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा अपने आप में चैप्टर है और बहुत अच्छे से इसमें से क्वेश्चंस भी निकलते हैं और निकल के क्वेश्चंस बाहर आते हैं। अभी देखना आप क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम जो आयोग है क्वेश्चंस बना सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम की हम बात करें कि नंबर सिस्टम हमारे पास नंबर्स जो हैं इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? संख्याओं का। तो संख्याएं हमारे पास यहाँ से देखिए क्या होती हैं, कैसे हम संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, किस प्रकार से हम संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले बात आती है नंबर सिस्टम की। जब तो बेटा हमारे पास नंबर सिस्टम में हमारे पास देखिए सबसे पहले बात आती है हमारे पास संख्याओं की। किसकी बात आती है? संख्याओं की। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं, देखिए हमारे पास जो संख्याएं हैं, संख्याएं हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं। तो बेटा हम बात करें कि संख्याएं हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं, तो संख्याएं जो हैं हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। क्या संख्याएं जो हमारे पास दो प्रकार की होती हैं? एक हमारे पास क्या होती है? वास्तविक संख्या। दूसरी जो हमारे पास होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और हमारे पास दूसरी जो होती है काल्पनिक संख्या होती है। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो देखिए जो हमारे पास वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जो हमारे पास जो अर्थमेटिक आप पढ़ते हो, इसमें जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारे पास वास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेटा यहाँ से देखिए जो वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं हमारे पास दो प्रकार की वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। क्या दो प्रकार की वास्तविक संख्याएं हमारे पास कौन सी हो जाएंगी? परिमेय और हमारे पास अपरिमेय। ठीक है फ्रेंड्स, जो परिमेय और हमारे पास अपरिमेय, अभी हम एक एक डिस्कस करेंगे आप लोगों को संख्याएं। अभी हम संख्याओं का क्या बता रहे हैं कि संख्याओं को कैसे आप डिवाइड कर सकते हो। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास परिमेय संख्या को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सी हमारे पास संख्याएं होंगी? हमारे पास परिमेय संख्याएं या तो पूर्णांक होंगी, एग्जैक्ट नंबर्स होंगे, या हमारे पास भिन्न या दशमलव के रूप में होंगी। भिन्न भिन्न को हम दशमलव के रूप में भी लिखते हैं, तो या भिन्न या दशमलव भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो भिन्न या दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो भी संख्याएं हैं, तो हमारे पास आगे देखते हैं। अब पूर्णांक में हमारे पास जितनी भी आप संख्याएं पढ़ते हो, बेटा इधर लिख देते हैं हम, जितनी भी आप संख्याएं पढ़ते हो वो सब हमारे पास क्या बन जाती हैं? जितनी भी आप संख्याएं पढ़ते हो सब कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या पढ़ते हो? प्राकृतिक संख्या। आप क्या पढ़ते हो? प्राकृतिक संख्या। दूसरी हमारे पास आप पढ़ते हो पूर्ण संख्या। तीसरी जो आप पढ़ते हो सम संख्या। अगली जो पढ़ते हो विषम संख्या। अगली जो पढ़ते हो अभाज्य संख्या।
इसी में हमारे पास बेटा, और हम इधर लिख देते हैं, हमारे पास यहाँ से देखिए इसी में ही होंगी, हमारे पास क्या बन जाएंगी, अभाज्य संख्याओं के बाद में आप लोग पढ़ते हो कौन कौन सी आप पढ़ते हो, अभाज्य हो गई, फिर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बाद में आप पढ़ते हो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य के बाद में आप पढ़ते हो परिपूर्ण संख्या या पूर्वकालिक संख्या, आपके लिए इतना पर्याप्त है। और भी संख्याएं होती हैं जैसे त्रिभुजाकार संख्याएं हो गई। तो हमारे पास यहाँ से देखिए हमने कहा था हम एक एक संख्या को डिस्कस करते हुए चलेंगे कि हमारे पास क्या होती हैं संख्याएं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या बताया था, देखिए क्या होती हैं संख्याएं। संख्याओं को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम इमेजिन करते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती है, परिमेय और अपरिमेय। अगर बात की जाए परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो बेटा ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या हमारे पास आप किताब में डिफिनेशन जो पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो कि हमारे पास जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, अब सॉरी क्या परिमेय संख्या कहते हैं क्या। लेकिन यहीं तक डिफिनेशन सीमित नहीं होते। आज देखोगे आप नए नए फैक्ट की इसमें हमारे पास हम क्या गलती करते थे अभी तक। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हम एक एक संख्या को डिस्कस करते हुए चलते हैं परिमेय संख्या से। देखिए हमारे पास फ्रेंड्स क्या हमने बताया था, परिमेय संख्या। हेडिंग डाल लीजिए आप परिमेय संख्या। मेरे साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिएगा सही से, ताकि आपको आगे जब भी रिवीजन करना हो तो आप जो हम 1 घंटे में पढ़ाएंगे आप 10-5 मिनट में रिवीजन कर सको। जब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो आप एक बार भी देखोगे आपको अच्छे से वो चीज़ें सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमने क्या बताया था, डिफिनेशन क्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। और जो किताबी डेफिनेशन है वो यहीं तक रख देती है। तो हमारे पास देखिए क्या कहती है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी संख्याएं हमारे पास परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन हम आपसे अभी बोल दें बेटा कि हमारे पास, और क्वेश्चन जो TET वगैरह के पेपर होते हैं उसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। कहता है हमारे पास 3/7, बी ऑप्शन उसने रख दिया 3/ हमारे पास 5, सी ऑप्शन रख दिया उसने 7/12, डी ऑप्शन उसने रख दिया 15/25। तो यहाँ से आपसे उसने क्वेश्चंस कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। इसमें उसने क्वेश्चंस बोल दिया निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो आप क्वेश्चंस कैसे करोगे, आपने डिफिनेशन तो पढ़ के रखी है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। सारी की सारी डिफिनेशंस फॉलो हो रही है, P/Q के रूप में लिखा भी है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, Q 0 के बराबर नहीं है ना। तो यहाँ से हमारे पास 3/5 P/Q के रूप में लिखी है, 0 के बराबर भी नहीं है, 7/12, 15/,
तो क्वेश्चंस यहाँ से देखिए हमारे पास लोगों ने कहा कि क्वेश्चंस ये हमारे पास आया भी था टीईटी के पेपर में, तो सभी ने कहा कि ये क्वेश्चंस गलत एग्जाम में पुटअप हो गया है, गलत हमारे पास। यहाँ से देखिए उनका कहने का मतलब यहाँ से उसे पूछना चाहिए था निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याएं तो हमारे पास यहाँ से देखिए सारी की सारी, ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या है, सारी की सारी हैं, एक ही छूटी है। लेकिन उसने हमारे पास नई फैक्ट लगाया तो सब कह रहे थे क्वेश्चंस हमारे पास गलत है। देखिए इसका हमारे पास, इसीलिए आप लोग अधूरी डिफिनेशंस पे टिके रहते हो, तभी क्वेश्चंस गलत होते रहते हैं। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या होना चाहिए, जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तथा उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, डिफिनेशन को पूरा करिए, उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब हमारे पास क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी HCF कितना होना चाहिए, 1 हो, HCF कितना हो, 1 हो। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए दोनों फैक्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट रखते हैं अपना अपना। तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास देखिए उनका हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1। इसमें देखिए दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, HCF। ये हमारे पास HCF कितना हो गया, 1 हो गया। इसका HCF देखें तो हमारे पास 1 हो गया। इसका HCF देखें तो कोई कॉमन तो है नहीं ना। इसमें देखें हमारे पास HCF कितना है, इसको 3 × 5, इसको 5 × 5, दोनों में कॉमन टर्म कितना है, 5। हमने क्या बताया, केवल HCF कितना होना चाहिए, 1 हो। तो हमारे पास यहाँ से ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी, यही एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस को यहाँ से अगर आप अधूरी डिफिनेशंस पढ़ के जाते तो आप क्वेश्चंस को गलत कर बैठते, ठीक है। तो हमने क्या बताया, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, HCF। उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में कॉमन हो, HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या कितना फ्रेंड्स होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से देखिए आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि जिन्हें फ्रैक्शंस के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 3/5, जैसे 7 हमारे पास 9, जैसे हमारे पास 15 हमारे पास हो गया, मान लेते हैं 17, इसमें हमारे पास HCF कितना है, ये सब एग्जाम्पल में कर लीजिए। ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसा ध्यान रखना दोनों संख्याओं का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ओनली, उभयनिष्ठ गुणनखंड। बात आती है आप लोग ये हमारे पास नोट कर चुके होंगे, अब आप लोगों को हम बताते हैं, या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप जैसा आप उचित समझें, या साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिएगा। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप अच्छे से, ऐसे कुछ आपको लगेगा सारी चीज़ें मैं क्लियरली समझ रहा हूँ, लेकिन जब तक आप पेन नहीं चलाओगे सही से तब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो यहाँ से आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास अगली हमारे पास संख्या क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले हमारे पास अपरिमेय संख्या हमने क्या देखा था, इधर देखिए दूसरी हमने क्या बताई थी, अपरिमेय संख्या। तो अब अपरिमेय संख्या को पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसके जस्ट अपोजिट बन जाएगी, जिन्हें P अपान Q के रूप में ना लिखा जा सके, जिन्हें P अपान Q के रूप में ना लिखा जा सके,
Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल में आप किसे नहीं लिख सकते हो, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ये हमारे पास सब क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। जो हमारे पास जिसका एग्जैक्ट वर्गमूल निकल आएगा, जैसे √4 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसको हमारे पास वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 कैसी संख्या बन जाएगी, पूर्णांक। और आप लोगों ने अभी यहाँ से देखा था कि पूर्णांक हमारे पास कौन सी संख्याओं में होता है, परिमेय संख्याओं का भाग है, तभी हम इसको नहीं रख सकते हैं क्या। ठीक है, आप लोगों को परिमेय संख्या उम्मीद करता हूँ अपरिमेय सूरी संख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आगे देखते हैं हमारे पास क्या होता है। आपको पता है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, परिमेय पढ़ लिया, अपरिमेय पढ़ लिया। अब देखिए पूर्णांक जो होते हैं, जो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णांक जो हमारे पास देखिए जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, ना तो हमारे पास 10 पॉइंट में हो, सीधे सीधे जो नंबर्स हमारे पास होते हैं वो हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन ना हो, कोई भी पॉइंट ना हो, वो बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक हमारे पास संख्याएं हो गई। पूर्णांक संख्याओं में आप क्या पढ़ते हो, सारी की सारी संख्याएं। साथ में ये भी डिस्कस कर देते हैं जो भिन्न या दशमलव के रूप में है, जो भिन्न और दशमलव जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न का मतलब हमारे पास यहाँ से देखिए जैसे 3/5 है, इसको हमारे पास हमने क्या लिख दिया, भिन्न के रूप में लिखा। क्या इसको अगर दशमलव में कन्वर्ट करना हो, ये दोनों एक दूसरे के अपने पार्ट होते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारे पास 5 में हमारे 3 में 5 का भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएं, पॉइंट 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से 5 6 का 30, तो ये दशमलव रूप हो गया। तो हमारे पास दशमलव रूप, और ये आप समझ चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस किया जाए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए पूर्णांक में आप सारी चीज़ें पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ते हो फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या। देखते हैं बेटा जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो क्या होती हैं। आज तक मैंने कभी भी ऑफलाइन पढ़ाया है और प्राकृतिक संख्या की अगर मैंने डेफिनेशन पूछी है तो आज तक एग्जैक्ट मुझे डेफिनेशन किसी ने नहीं बताई। वो एग्जाम्पल बताने लगते हैं हमारे पास। बताइए प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास क्या होते हैं, बताइए फ्रेंड्स। प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास क्या होती हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास क्या होंगी, वे संख्याएं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं फ्रेंड्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या होना चाहिए, हम किसे काउंट कर सकते हैं या किसे काउंट नहीं कर सकते हैं।
तो हमारे पास यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, आप किसे काउंट कर सकते हो? जीरो को क्या काउंट कर सकते हो क्या? जीरो को काउंट नहीं कर सकते हो आप। जीरो को काउंट नहीं किया जाता है, इमेजिन किया जाता है। काउंट कहाँ से कर सकते हो? एक से काउंट कर सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ से क्या एक से काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 कहाँ तक जाता चला जाएगा? हमारे पास इनफाइनाइट, कोई इसका अंत नहीं होता है। जो भी नंबर्स बोलो वो सब नंबर्स ही हैं। तो हमारे पास देखिए, आप मानते हो कि हमारे पास अगर नहीं ये चीज़ समझ में आई कि शून्य को हम काउंट नहीं करते हैं। देखिए, अगर बाई चांस के लिए आपको अगर शून्य को अगर कन्फ्यूजन करता है तो एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। जैसे यहाँ से हम क्लास में हो, आप क्लास में मान लिया हमारे पास 5 बच्चे बैठे हो और मैं गया वहाँ ऑफिस में बैठा हूँ। एक बच्चे को वहाँ से मैंने भेजा कि जाइए क्लास में काउंट करके आइए कितने बच्चे हैं। उसने आया, काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5 और वापस गया और हमें बता दिया सर वहाँ पे कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। और वो बच्चे गेट से निकल चुके थे। फिर हमने कहा देखा अभी बच्चे सारे के सारे वहाँ पे हैं या नहीं हैं। वो आया यहाँ पे देखा, उसने देखा हमारे पास, उसमें ऐसे देखा उसमें कोई भी बच्चा नहीं था। उसने वहाँ पे ये काउंट नहीं किया था 0 बच्चा है, नहीं, उसने इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे कोई था ही नहीं। उसने गया ऑफिस में, सर वहाँ पे कोई बच्चा नहीं, 0 बच्चा है। तो वो इमेजिन है ना कि हमारे पास काउंट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ से देखिए, अब आगे देखते हैं हमारे पास फ्रेंड्स प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या के बाद हम क्या करते हैं, जैसे आपने पढ़ी थी वैसे ही लिखिए। देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हमारे पास क्या होती है? फ्रेंड्स देखते हैं कि पूर्ण संख्या हमारे पास क्या होती है। वे संख्याएं, पूर्ण संख्या जीरो तथा, और डेफिनेशन को हम इजी कर देते हैं, जीरो तथा प्राकृतिक संख्या के जीरो तथा प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बेटा हमारे पास एक चीज़ आपने देखी कि जीरो तथा प्राकृतिक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? हमारे पास पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हमारे पास देखिए जीरो तथा प्राकृतिक संख्या का पूरा समूह ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती थी? 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती थी क्या? तो जीरो अगर और रख लें और हमारे पास एक पूरा समूह किसका रख दें? प्राकृतिक संख्या का, तो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो डेफिनेशंस कभी कोई बात कर दे तो आपको क्या बोलनी है? जीरो तथा प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं क्या? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पूर्ण संख्या समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को हमें बताना है क्या भैया, सम संख्या। बताइए सम संख्या किसे कहते हैं? फ्रेंड्स बताइए सम संख्या। तो सम संख्या की बात की जाए तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं सम संख्या की बात करें तो वे संख्याएं हमारे पास जिनके इकाई का अंक 2 से विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, किससे विभाजित हो? 2 से पूर्णतः
आप इकाई के अंक, या तो आप ये भी बोल सकते हो वे संख्याएं जिनका हमारे पास, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। इकाई का अंक हमने डिविजिबिलिटी रूल से उठा लिया है कि हमारे पास इकाई के अंक में अगर 2 की हमारे पास पावर 1 है तो हमारे पास इकाई, अगर कोई भी संख्या दी गई है, अगर हमारे पास 2, हमारे पास एक अंक लास्ट का उठा लीजिए, अगर 2 से डिविजिबल है तो वो संख्या पूरी पूरी 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से पूर्णतः विभाजित होने के लिए आप क्या करोगे, इकाई का अंक ही चेक कर लोगे तो हमारे पास सारी संख्या देखने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी, तो वो 2 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल के लिए जैसे सम संख्याएं कौन सी हो गई, 2 हमारे पास पूर्णतः विभाजित, 4 हमारे पास पूर्णतः विभाजित, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो जाएंगी, ये सब पूर्णतः विभाजित होती रहेंगी क्या। ठीक है, बात आती है फ्रेंड्स विषम संख्या की, कि विषम संख्याएं हमारे पास कौन सी होती हैं। तो बेटा हमारे पास विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्याएं हमारे पास जस्ट सम संख्याओं के अपोजिट डेफिनेशंस कर दीजिए कि विषम संख्याएं हमारे पास वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा, तो विषम संख्याओं की देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। तो विषम संख्याएं हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये एक भी 2 से हमारे पास एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है। हमारे पास कितनी 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, डॉट 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 कहाँ तक चली जाएगी, इनफाइनाइट। ये सब कैसी संख्याएं हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी क्या फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने विषम संख्या को भी सही से पढ़ रखा होगा, और विषम संख्या इजी भी है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में। आपने कहीं से भी पढ़ के रखा हो, लेकिन आप मेरे साथ अगर पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आप जरूर लेके जाओगे, कुछ ना कुछ आपको जरूर एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा। आपसे कोई पूछता अभी तक कि प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन क्या है तो आप शायद ना बता पाते, लेकिन आज से आप कभी, मैं उम्मीद करता हूँ, गलत नहीं करोगे। अगर आपसे कोई पूर्ण संख्या की डेफिनेशन पूछता, कोई किताब नहीं इसको हमारे पास डिफाइन करके रखी है, किताब में सब आपको एग्जाम्पल दे देता है, और जो डिफाइन करने वाली चीज़ें हैं थोड़ी बहुत डिफाइन हैं। ठीक है, जैसे आपसे कभी अभी हमने बताया था आपको क्या, परिमेय संख्याओं में एक फैक्ट छूटा हुआ है, लेकिन किताब में नहीं हुआ है ना, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के लिए हमारे पास, मेरे साथ आप बने रहिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होने देंगे हम। तो हमारे पास अगली संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगी भैया, अभाज्य संख्या। सबसे अच्छी हमारे पास अभाज्य संख्या क्या, बताइए क्या होगी अभाज्य संख्या की डेफिनेशन। तो अभाज्य संख्या की बात की जाए, अभाज्य संख्या आप लोग जो पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो, जो बुक्स में डेफिनेशन दी गई है वो क्या दी गई है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक से डिवाइड होती हैं, अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, तो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छी बात है, सही है। आपको एक फैक्ट अगर कोई पूछ ले कि बेटा हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आप बोलोगे 2।
पढ़ी है आपने कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर 2 है तो हमारे पास कोई पूछ दे कि एक जो है अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, भाई आपने डेफिनेशंस क्या बोली है ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होती हैं और हमारे पास अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसने कहा ठीक है, आपने 2 उठा ली, 1 से डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, ठीक है, मान लिया हमारे पास 1 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, तो आपने मान लिया। आपसे उसने क्वेश्चन क्रॉस किया कि एक भैया है, 1 से भी डिवाइड है और खुद से भी डिवाइड है, इसको अभाज्य संख्या में क्यों नहीं रखा गया। अब आप ऑप्शन को मतलब क्या आंसर दोगे। तो डेफिनेशंस आप ऐसे यूनिक सीखिए कि कभी फंसने योग्य ना हो। तो आप देखिए क्या हमारे पास डेफिनेशंस होगी। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही फैक्टर, केवल और केवल दो फैक्टर हों, केवल और केवल दो गुणनखंड हों, वो भी अलग अलग, वो भी अलग अलग। वो भी अलग अलग हों, तो ऐसी संख्याओं को ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। तो यहाँ से बताइए हमारे पास आपने ढूंढने की कोशिश की कि सर एक के फैक्टर कितना होगा, एक। आपने ज़बरदस्ती एक कर भी दिया कि एक का आंसर एक ही होता है, लेकिन ये हमारे पास अलग अलग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है, अलग अलग नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 2 है, तो 2 को हमारे पास 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 के फैक्टर कितने हो गए, 3 के फैक्टर कितने हो गए, 1 से डिवाइड 3 से। तो हमारे पास ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर हमारे पास डेफिनेशन क्या कहते हैं, वे संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हों, वो भी अलग अलग हों। इसके आपने ज़बरदस्ती 2 कर भी दिए, लेकिन अलग अलग नहीं, कट गई क्या, ये हमारे पास हो नहीं सकती। 2 है हमारे पास, फैक्टर कितने 2, वो भी अलग अलग हैं, एक 1 है, एक 2 है, तो इसके मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 इसलिए मानी जाती है। 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 4 की बात की जाए तो हमारे पास 4 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, फैक्टर कितने हो गए 3। इसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए, वो भी अलग अलग। नोट करिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और समझ भी अच्छे से लिया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास अगली जो है, मान लेते हैं संख्या क्या है भैया, भाज्य संख्या। अगली हमारे पास जो संख्या होगी क्या होगी, भाज्य। तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, बताइए फ्रेंड्स। तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन देखिए हमारे पास क्या बनेगी, जिस संख्या के भाज्य संख्याएं हमारे पास कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं
जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो। जिनके कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3 गुणनखंड हो। वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेटा हम देखते हैं यहाँ से हमारे पास तो क्वेश्चन बनता है यहीं से कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करो। देखिए क्या कहती है, कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? 3। तो एक हमारे पास फैक्टर नहीं हुआ। 2 के फैक्टर देखें, 2 तो भाज्य पहले से ही थी, कितने फैक्टर हैं? 2। 3 के देखें, 3 के कितने फैक्टर? 1 से डिवाइड, 3 से डिवाइड। ये क्या कहता है? कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। 4 को देखा, 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 4 से। इसके मतलब इसके गुणनखंड कितने बन गए? 3। आपको पॉइंट मिल गया। तो यहाँ से आप पॉइंट नोट कर सकते हो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4। तो आप लोगों को मिल गई कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4। आगे तो काफ़ी संख्याएं हो सकती हैं जो अभाज्य नहीं है, वो सब भाज्य हो जाएंगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगली हमारे पास संख्या क्या बनेगी फ्रेंड्स? चलो देख लेते हैं एक बार कैसे सीक्वेंस बनाया था। अभाज्य हो गया, भाज्य हो गया, सहअभाज्य। तो देखते हैं बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा। सहअभाज्य संख्या को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सहअभाज्य संख्या को हमारे पास तो बताइए फ्रेंड्स सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? तो सहअभाज्य संख्या हमारे पास ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड को आप क्या बोलते थे? HCF। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो तो केवल एक हो, ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि हमारे पास क्या, आपने देखा कि हमारे पास सहअभाज्य संख्या की बात की, ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या HCF केवल एक हो, ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास केवल और केवल एक ही हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जैसे हमारे पास कोई भी पेयर दिया गया है, जैसे 2 और 3,
अगर हम ये कहें कि आपस में कैसी सहभाज्य संख्याएं हैं, जी हाँ, हम कैसे देखेंगे इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। इसके मतलब हमारे पास दोनों में कॉमन मतलब एचसीएफ कितना दोनों संख्याओं का है, 1 है। यहीं से बात करें कि 3 और 6 में देखा कि ये हमारे पास क्या है, सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स हैं क्या, तो आपने उभयनिष्ठ गुणनखंड देखा 3 है, आप तुरंत कहोगे सर ये को प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही आप कहोगे कि 7 और 8 बेटा हमारे पास को प्राइम नंबर्स हैं क्या, हैं। 8 और 15 को प्राइम नंबर्स हैं क्या, हाँ हैं, क्योंकि इसमें एचसीएफ कितना है, 1 है, इसमें एचसीएफ कितना है, 1 है। ऐसे ही आपने देखा 9 और 16 को प्राइम नंबर्स आपस में हैं, इसके मतलब ये हमारे पास एचसीएफ कितना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग सहभाज्य संख्या भी अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं हम सहभाज्य संख्या के बाद हम बात करते हैं परिपूर्ण संख्या की। क्या बात करते हैं, परिपूर्ण संख्या। सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है परिपूर्ण संख्या। तो परिपूर्ण संख्या हमारे पास फ्रेंड्स क्या होती हैं, बताइए। परिपूर्ण संख्या हमारे पास ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल संख्या के बराबर हो, उसमें बड़ा फैक्टर शामिल नहीं होगा, उसमें बड़ा गुणनखंड शामिल नहीं होगा, या आप बोल सकते हो नहीं होगा, या आप बोल सकते हो उसमें भाई किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, संख्या खुद होती है। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हो उसमें हमारे पास संख्या के बराबर हो, उसमें संख्या शामिल नहीं होगी। तो आप यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बोलोगे कि हमारे पास बड़ा गुणनखंड शामिल नहीं होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास आपसे क्वेश्चन उसने क्रॉस किया कि सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या क्या बनेगी, तो आपने तुरंत एग्जाम्पल यहाँ से डिफिनेशंस को देखिए। डिफिनेशन अगर आपको क्लियर पता है तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। आपने यहाँ से देखिए हमारे पास फैक्टर करना स्टार्ट किया, 1 का हमारे पास फैक्टर किया 1, इसमें बड़ा फैक्टर शामिल नहीं होगी, मतलब संख्या को शामिल नहीं होगी, इसके हमारे पास गुणनखंडों का योगफल संख्या के बराबर है, नहीं है, तो ये नहीं होगा ना। 2 के किए तो हमारे पास किससे डिवाइड, 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, बड़ा फैक्टर शामिल नहीं होगा, तो हमारे पास यहाँ से इसके गुणनखंड जो बचे हैं उसका हमारे पास योगफल 2 के बराबर संख्या के बराबर है, नहीं है। 3 देखा तो 3 हमारे पास क्या है, 1 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, बड़ा फैक्टर अगर छोड़ दें तो हमारे पास क्या इससे डिवाइड है क्या, नहीं डिवाइड है, तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। 4 की बात करते हैं कि 4 हमारे पास 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, बड़ा फैक्टर या संख्या शामिल नहीं होगा। 3 1 कितना है, 2 1 कितना 3, और 3 क्या 4 के बराबर है, नहीं है, इनका योगफल 3 ही रह गया। लेकिन उसने क्या कहा है, डेफिनेशन क्या कहती है, संख्या के बराबर होना चाहिए। 5 के गुणनखंड किए, 5 हमारे पास 1 से डिवाइड, 5 से अगर बड़ा फैक्टर हटा दें तो क्या गुणनखंडों का योगफल हमारे पास संख्या के बराबर है क्या, नहीं है। 6 के लिए हमारे पास 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 6 से डिवाइड, बड़ा फैक्टर अगर हटा दें 3 और 2 5 1 6, इसके मतलब इनका योगफल कितना हो गया, 6 के बराबर है क्या,
तो आपको एक फैक्ट मिल गया यहाँ से, क्या मिला फ्रेंड्स कि सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या क्या होती है, 6 होती है। तो आप नोट कर लीजिए एक फैक्ट स्टार पॉइंट लगा के इसी के नीचे, सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या, सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या 6 होती है या 6 है। ठीक है, सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या क्या है, 6। तो ये तो हमारे पास हो गया संख्याओं का नॉलेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो संख्याएं हमारे पास है। तो अब हमारे पास हमने अब इतना अध्ययन कर लिया है कि संख्याएं हमारे पास कैसे कैसे डिवाइड होती हैं, कौन सी संख्या हम कैसे बता सकते हैं, डिफिनेशंस देख ली संख्याओं की, एग्जाम्पल देख लिए कि संख्या हमारे पास कौन सी कौन होती हैं। अब हमारे पास एक बार डेरिवेशन देख लीजिए, संख्याओं को हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। संख्या हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, हमारे पास वास्तविक संख्या और हमारे पास काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं जिसे हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, काल्पनिक संख्याएं जिन्हें हम अमेजिंग करते हैं। फिर हमारे पास काल्पनिक संख्या को अगर हटा दें, जो हमारे पास क्या आती थी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को 2 पार्टों में डिवाइड किया था, कौन कौन से थे वो, एक हमारे पास थी क्या, परिमेय संख्या, दूसरी हमारे पास थी अपरिमेय संख्या। ये हमारे पास बेटा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या दूसरी हमारे पास क्या थी, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारे पास अभी हमने डिफाइन किया, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और दोनों का HCF कितना होना चाहिए हमारे पास है, जो संख्या है उसका HCF कितना होना चाहिए भैया, 1 होना चाहिए, तभी वो संख्या हमारे पास डिफिनेशन पूरी कर पाएगी। फिर हमारे पास अपरिमेय संख्या जस्ट इसके अपोजिट थी, क्या थी हमारे पास, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अब हमारे पास पूर्णांक, जो पूर्णांक है, पूर्णांक को हमने कैसे डिफाइन किया था, जो भी एग्जैक्ट नंबर्स हैं, ना तो वो हमारे पास क्या है, पॉइंट में नहीं है, और हमारे पास किसी भी प्रकार से वो हमारे पास बिल्कुल कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक में ही सारी संख्याएं आ जाती हैं हमारे पास, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे सम संख्या, चाहे विषम संख्या, चाहे हमारे पास भाज्य संख्या, अभाज्य, सहभाज्य, परिपूर्ण, जितनी भी अब संख्याएं आप पढ़ते हो वो सब कैसी बन जाती हैं, पूर्णांक में आ जाते हैं। अभी एक और छूट गई थी, क्यों, भिन्न और दशमलव। भिन्न और दशमलव की आपने बात की थी कि हमारे पास भिन्न से दशमलव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दशमलव को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से बता देंगे। और ठीक है, तो आपने ये तो अब संख्याओं, अभी आपने देखा था गुणनखंड, गुणनखंड बहुत आ रहे थे, तो हेडिंग हम क्या डालेंगे, तो हमारे पास देखिए हेडिंग डालिए गुणनखंडों की संख्या निकालना। हेडिंग डालिए फ्रेंड्स गुणनखंडों की संख्या निकालना। गुणनखंडों की संख्या को हम कैसे निकालते हैं, भाजकों की, इसी को हम बोलते हैं भाजकों की संख्या निकालना। तो भाजकों की संख्या को फ्रेंड्स हम कैसे जल्दी से निकाल पाएंगे, तो भाजकों की संख्या फ्रेंड्स हम देखिए कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जैसे बेटा कितना है, 12 के आपने फैक्टर किए, बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसके फैक्टर, कि हमारे पास भैया 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, 12 से डिवाइड है। आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपने देखा कि हमारे पास कितने फैक्टर हैं, 6, तुरंत आंसर दिया सर 12 के 6 फैक्टर होंगे। 12 के कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर होंगे सर। अभी हमने यहीं पे इसको कर दिया 1200। अब भैया बताओ जरा फैक्टर कितने होंगे। अब क्या आप ऐसे कर सकते हो क्या, इससे नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हमको क्या कॉन्सेप्ट सीखना होगा कि क्वेश्चंस को जल्दी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं,
अभी तो आपने देखा है, देख लिया, 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। अगर इसी चीज़ को हमारे पास ये कितने गुणनखंड टोटल आए हैं, 6। इसी चीज़ को अगर हमें जल्दी करना हो तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 12 के हमारे पास क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभी हमने आपको अभाज्य संख्या पढ़ाई थी। अभाज्य संख्या हमारे पास कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट किया, कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 6, सॉरी कितना हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 3, 3 से डिवाइड किया कितना हो गया 1। तो हमारे पास इसको घात के रूप में लिख लीजिए। दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, इसको 2, और 3 की पावर इसको कितना लिख सकते हैं, 1। ठीक है, 3 की पावर इसको कितना लिख सकते हैं, 1। लिखा 12 ही है, इसको खाली हमने कैसे लिख लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके घात के रूप में हमने लिख लिया है, पावर्स के रूप में लिख लिया है। तो हमने दी गई संख्या के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे घात के रूप में लिख लेंगे। अब हमारे पास जब घात के रूप में लिख लिया तो हमारे पास इनकी पावर्स में जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आया, इसकी पावर्स में एक एक बढ़ाकर गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, वही गुणनखंडों की संख्या होगी। पावर में एक बढ़ाया बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 2 थी, 2 में एक बढ़ाया कितना 3, 3 की पावर 1 थी, पावर में एक बढ़ाया कितना, आंसर क्या हमारे पास 3 दूनी 6, वही आ गया क्या। ठीक है, क्या आ गया आंसर हमारे पास, वही आ गया क्या। तो आपको यहाँ से देखिए काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आपसे अभी अभी तो हमने देखिए यहाँ से क्लियरली आप देख सकते थे, अभी आपको बड़ा नंबर दे दे जैसे अभी हमने दिया था, तो आपको यहाँ से देखने की आवश्यकता बार बार यहाँ से मत तोड़ने लगना, और तोड़ने भी लगना क्या जाता है आपका, घर पे बैठिए आराम से तोड़िए। एग्जाम में मत ऐसे करना जा कर के कि नहीं तो आपका आधा समय तो इसी के फैक्टराइजेशंस करने में चला जाएगा, फिर क्वेश्चन कितने समय करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हमने ये बताया, तो ऐसे ही आपको जैसे उसने पूछे कि 48 के गुणनखंड कितने होंगे, 48 के गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या कितनी होगी, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि 48 जो है, 48 के गुणनखंडों की संख्या को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको अच्छा अभी दिखा देते हैं एक और क्वेश्चन। 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, देखिए किससे किससे डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, 16 से भी डिवाइड है, 24 से भी डिवाइड, 48 से भी डिवाइड। इतने होंगे, देख लो कितने हो गए, 4 4 8 2 10 हो गए। ठीक है, कितने फैक्टर है भैया, 10। आपको जल्दी से करना हो तो क्या करोगे, हमने कहा भूल जाइए सारा का सारा। आप क्या करिए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस करोगे बेटा। 48 को 2 से, भाई सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या होती थी, प्राइम नंबर 2। तो यहाँ से हमारे पास 24, 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ 12, 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड कर दीजिए 3, 3 से डिवाइड किया 1। आप प्राइम फैक्टराइजेशंस के रूप में लिख लीजिए 1 2 3 4, 2 की पावर कितना है 4, 3 की पावर कितना हो गया 1। ठीक है, 48 को हमने क्या किया, घात के रूप में लिख लिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखिए अब क्या करते थे दूसरे स्टेप में कि संख्या हमारे पास जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आता था उसकी पावर में एक एक बढ़ाकर गुणनफल ज्ञात कर लेते थे। इसकी पावर में एक बढ़ाया 5, इसकी पावर में एक बढ़ाया कितना हो गया, आंसर कितना होगा 10 होगा। क्या फ्रेंड्स समझ पाए हो गया। अब जो कल हमारी क्लास रहेगी इसी पे आधारित रहेगी, आपको अच्छे से सारी चीज़ें देखिए क्या क्या इसमें हमारे पास एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको हम एक बार डिस्कस भी कर देते हैं कि हमारे पास एग्ज़ाम में क्या पूछता है, इससे आधारित क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस पैटर्न पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बहुत अच्छी हमारे पास क्वेश्चंस बनाता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या पूछता है, गुणनखंडों की संख्या निकालना, गुणनखंडों की संख्या निकालना। फिर आपसे पूछता है
गुणनखंड हो गए। फिर हमारे पास देखिए कहता है कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालना, एक फैक्ट हो गया। दूसरा हमारे पास सम गुणनखंडों की संख्या, ये पूरा यही कर दीजिए, उतार दीजिए, यहाँ पे सम लगा दीजिए और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा यही आ जाएगा क्या। फिर हमारे पास तीसरा फैक्ट पूछता है विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना, कि विषम गुणनखंड हमारे पास कितने होंगे। चौथा फैक्ट पूछता है हमारे पास कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। फिर हमारे पास पांचवा फैक्ट पूछता है कि इसमें हमारे पास पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, जो एग्जैक्ट हमारे पास किसी न किसी के वर्ग होने चाहिए। छठा कॉन्सेप्ट हमारे पास पूर्ण क्या हो जाएगा, घन। पूर्ण हमारे पास क्या बन जाएगा, घन। हमारे पास इसमें देखिए क्या पूछता है, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। फिर बेटा इसी में क्वेश्चन हमारे पास पूछता है कि हमारे पास देखिए पूर्ण घन हो गया, अब कहता है गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, गुणनखंडों का योगफल। फिर आपसे यही में फैक्ट लगा लेगा कि हमारे पास सम गुणनखंडों का योगफल, पूरा रख दीजिए। फिर विषम गुणनखंडों का योगफल, फिर हमारे पास यहाँ से बेटा क्या बन जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों का योगफल। और आपसे पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन के गुणनखंडों का योगफल कभी नहीं पूछा जाता है, आपको रीजन भी बताएंगे जब हम आपको बताएंगे। फिर हमारे पास यहाँ से देखिए ये योगफल के बाद आपसे पूछा जाता है गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। अब गुणनफल के बाद में आपसे पूछ लेता है गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। अब आपको देखिए काफ़ी क्वेश्चंस इस पैटर्न पे बनाता है, लगभग 10-15 टाइप जो भी बन सकते हैं, आपको एक एक कॉन्सेप्ट करके और इस पे आधारित इतने अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी हम आपको कराएंगे। इसके आगे हम कल कंटिन्यू क्लास करेंगे। आपको मैंने हेडिंग क्या डलाई थी, गुणनखंडों की संख्या निकालना, और एक दो मैंने क्वेश्चंस भी बताए हैं। आप गुणनखंडों की संख्या, कोई भी संख्या उठाना और गुणनखंड करके देखना कि आप ट्रिक के अकॉर्डिंग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कल हम आपको इसके भी कॉन्सेप्ट बता देंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। फिर हम बताएंगे सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी लिखे हैं सारे के सारे आपको कल हम करवा देंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में बैठोगे और आप आसानी से निकालते रहोगे सारी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।